हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। यानी हम कैसे रेस्पायर करते हैं उस चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस होता है उन दोनों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहली जो हेडिंग है हमारी वो है वाई डू वी रेस्पायर, यानी हम रेस्पायर क्यों करते हैं और रेस्पायर और ब्रीदिंग क्या होती है। सबसे पहले हम इन दोनों चीज़ों को समझ लेते हैं। नसल कैविटी से हमारी जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उसको हम जो है वो ब्रीदिंग में रखते हैं। ठीक है, जो एक्सटर्नली प्रोसेस है ब्रीदिंग की, जिससे हम बोलते हैं सांस लेना और सांस छोड़ना, तो वो क्या है, हमारी एक्सटर्नल प्रोसेस है, हम अपनी नसल कैविटी की हेल्प से करते हैं। सो दैट इज ब्रीदिंग। और जो रेस्पिरेशन है वो हमारी सेल्स करती हैं, जो सेल्स इनहेल करती हैं यानी ऑक्सीजन का यूज़ करती हैं। किस लिए? ताकि हमारा जो भी खाना हमने खाया है उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। तो उसके ब्रेकडाउन के लिए क्या करती है, जो हमारी सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को इनहेल करती हैं और उसके बाद खाने में से एनर्जी बनाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज कर देती हैं। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसका मतलब वो उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, या फिर आप उसको बोल सकते हो एक्सहेलेशन हो गया सेल का। तो जो आउटर ऑर्गेनिजम्स में मतलब जो हमारे आउटर एक्टिविटी थी दैट इज ब्रीदिंग, और जो हमारी सेल ने की है वो क्या है, हमारी इंटरनल यानी कि रेस्पिरेशन। तो इन दोनों में इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, जो हम ब्रीदिंग करते हैं वो किस में हेल्पफुल होती है, रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होती है, ताकि हमने जो भी खाना खाया है उससे हमें एनर्जी मिल सके और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वो वाटर क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। ठीक है, सो इसमें हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर वाई डू वी रेस्पायर। अब आपको पता चल गया कि हमें क्यों रेस्पायर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी हमने खाना खाया है उसको हमें एनर्जी में कन्वर्ट करना है, और वो कौन करता है, हमारी सेल्स करती हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ओके, आप यहाँ से इसको रीड करेंगे। द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। यानी जो भी हमारे खाने में एनर्जी होती है वो कब रिलीज होती है, जब हम रेस्पायर करते हैं। ठीक है, यानी जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करके और अंदर सेल तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाती है, हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। यहाँ से आप देखेंगे, इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रोकन डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। यानी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की सेल्स क्या करती हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन करती हैं। ठीक है, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो सभी क्या करेंगे, खाना खाएंगे। और सभी खाना खाएंगे तो हम क्या बोलते हैं, हम खाना क्यों खाते हैं, ताकि हमें एनर्जी मिल सके। तो वो एनर्जी मिलेगी कहाँ से, जब हमारी जो सेल्स हैं वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करेंगी, तभी तो हमें खाने से एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो जो खाना खाने के पीछे एनर्जी मिलती है उसके पीछे जो लॉजिक है वो आई होप कि आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो जितने भी हमारे सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करती हैं, उनकी सेल्स रेस्पिरेशन की प्रोसेस करती हैं। द फूड यानी कि ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। यानी जो भी हमारा ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन को लेके हमारी सेल क्या कर देती है, उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देती है। किस किस चीज़ में, हमारी एक तो एनर्जी मिलती है हमें, और हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उसके बाद आगे हमारा है, when broken down of glucose occurs with the use of oxygen it is called aerobic respiration। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन, जब हमारी सेल्स ऑक्सीजन की हेल्प से क्या करें, खाने में से एनर्जी निकालें, तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि इसने ऑक्सीजन की हेल्प ली है, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। यानी जब फूड का ब्रेक डाउन होता है विदाउट ऑक्सीजन तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी। यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पर इक्वेशन भी दे रखी है जहाँ पर ग्लूकोज और ये यहाँ पर एरो के साइन क्या दिखाता है कि जो रिएक्शन है वो टेक प्लेस हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या मिलेगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। नेक्स्ट हमारा है जो हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो कौन करता है, हमारे जैसे कि ईस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो एनारोबिकली रेस्पायर करता है, और जो ईस्ट है वो हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसीलिए जो ईस्ट है
वो हेल्प करता है हमारी जो वाइन और अल्कोहल की फॉर्मेशन में। हम किसका यूज़ करते हैं? ईस्ट का करते हैं, ठीक है। यीस्ट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर, दे आर कॉल्ड एनारोब्स। तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? एनारोब्स, ठीक है। यहाँ पर इसकी रिएक्शन दिखा रखी है। जो ग्लूकोज है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अल्कोहल प्लस, सॉरी यहाँ पर मतलब ये क्या है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या है? एब्सेंस है, प्रेजेंस नहीं है, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन नहीं है। विदाउट ऑक्सीजन क्या बनेगा हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही, वाटर वेपर की जगह पर क्या निकल जाएंगे? हमारा अल्कोहल, यानी कि कंप्लीटली उसका ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है, ठीक है। प्लस एनर्जी, यानी ग्लूकोज से अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। यहाँ पर दे रखा है ईस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यानी जो ईस्ट होते हैं वो हमारे सिंगल सेल होते हैं। बाकी जो ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। हम किस में आते हैं? मल्टी सेलुलर में, ठीक है। तो जो हमारा ईस्ट है वो क्या है? हमारा सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है। दे रेस्पायर एनारोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड, यानी इस प्रोसेस के थ्रू वो क्या देता है? हमें अल्कोहल देता है। दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर। वाइन और बियर बनाने में किसका यूज़ करते हैं हम? ईस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज अगेन, जब हमारी मसल्स क्या करती हैं, यानी जैसे हम रेस लगाते हैं, यानी रनिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम क्या होता है? हमारे सांस चढ़ जाते हैं, यानी कि हम थक जाते हैं। इसका मतलब क्या है? यानी हमारी जो बॉडी है उसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और एनर्जी कहाँ से आती है? जब हमारी सेल्स रेस्पायर करती हैं, यानी जब फूड है उसको ऑक्सीजन की हेल्प से एनर्जी में ब्रेक डाउन कर देती हैं, तो हमें वहाँ से एनर्जी मिल जाती है। लेकिन जब हम रनिंग करते हैं तो हमारी जो बॉडी है उसको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो हमारी मसल्स क्या काम करती है ना, कि वो भी फूड को जो है वो, यानी जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन करने लग जाती हैं कि हमें एनर्जी मिल जाए। लेकिन इसके बदले में वो क्या है? उसको कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं कर पाती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं जो वो बहुत कम यानी लिमिटेड अमाउंट में कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके एब्सेंस में वो उस फूड को कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं कर पाती हैं, और वो किस में कन्वर्ट कर देती हैं? लैक्टिक एसिड में, जिसकी वजह से हमें क्रैम्प्स हो जाते हैं, यानी हमें पेन फील होता है, ठीक है। अगर आपने कभी भी स्टार्टिंग में रनिंग की है तो आपको पता होगा नेक्स्ट डे आपको जो वो बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स यानी कि बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। तो वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि जो आपकी मसल्स हैं उन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया? आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। हालांकि हमें कुछ एनर्जी भी मिली है, लेकिन हमें उसको इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन की वजह से किसका सामना करना पड़ा? लैक्टिक एसिड का, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, यानी जो हमारी मसल्स हैं वो भी क्या काम करती हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन का काम करती हैं, यानी विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी में जितनी ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं वो तो हमारी सेल्स यूज़ कर ले रही हैं, किस चीज़ में? ताकि वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर सकें और हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सकें। लेकिन जब हम भागते हैं या फिर कोई भी ऐसा मेहनत का काम करते हैं जिसमें हमें सांस चढ़ने लगते हैं, वो कब चढ़ते हैं? ताकि क्योंकि हमारी बॉडी क्या कर रही होती है, जो हमारी मसल्स हैं वो भी हमारे जो ग्लूकोज है उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होती हैं, ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल्स क्रैम्प आफ्टर हैवी एक्सरसाइज? तो इसका रीज़न मैंने आपको बताया अभी क्योंकि हमारी जो मसल्स हैं वो ग्लूकोज को एनर्जी में ब्रेक डाउन कर रही हैं, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने किसको भी जन्म दे दिया? लैक्टिक एसिड को, ठीक है, क्योंकि वो कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं कर पाई थी। द क्रैम्प्स अकर व्हेन मसल्स सेल्स रेस्पायर एनारोबिकली। द पार्शियली ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। जब हमारा ग्लूकोज पार्शियली यानी इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है तो वो क्या देता है हमें? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। द अकम्बिनेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल क्रैम्प। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प आफ्टर हॉट वाटर बाथ और ए मसाज। कैन यू गैस वाई इट इज़ सो? क्यों मिलता है? क्योंकि उससे क्या हो जाती है, हमें ऑक्सीजन की जो ज़रूरत थी वो पूरी हो जाती है और हमारी जो बॉडी है वो उस लैक्टिक एसिड को कंप्लीट एनर्जी में कन्वर्ट कर लेती है। हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। एज ए रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीज, यानी ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाती है। The increase in the supply of oxygen result in the complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water. आई होप कि क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रीदिंग की। ब्रीदिंग मैंने बताया जो हम एक्सटर्नली करते हैं, ठीक है, यानी नसल कैविटी की हेल्प से जब हम करते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन का, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? ब्रीदिंग बोल देते हैं।
इसमें हमारी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की डेफिनेशन आएंगी। इनहेलेशन जब आप ऑक्सीजन को इन कर रहे हो यानी कि अंदर ले रहे हो, सांस ले रहे हो, उसको हम क्या बोल दे रहे हैं, इनहेलेशन। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं यानी कि उस चीज़ को, सांस को छोड़ रहे होते हैं, तो हम क्या बोल देते हैं उसको, एक्सहेलेशन। उसके बाद है ब्रीदिंग रेट क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स यानी आप कितनी बार 1 मिनट में सांस ले रहे, ठीक है, वो क्या हो जाती है हमारी ब्रीदिंग रेट। यहाँ से आप इसको रीड कर सकते हो, नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज द ब्रीदिंग रेट। ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटली। ए ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन, यानी एक सांस हम किसको बोलेंगे, जब हम कंप्लीट उस सर्कल को कंप्लीट कर लेते हैं यानी कि सांस ले भी लेते हैं, इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, 1 ब्रीथ। जब आप रनिंग करते हो, जो कि मैंने अभी बताया, ठीक है, यानी रनिंग करते हो या फिर कोई भी हैवी एक्सरसाइज कर लेते हो, तो क्या हो जाती है, मोर ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, हमारी बॉडी को क्या हो जाती है, अब ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, सप्लाइड टू अवर सेल्स, इट स्पीड्स अप द ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। डज दिस एक्सप्लेन वाई डू वी फील हंग्री आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी। अब आप बता सकते हो कि हमें ज़्यादा भूख क्यों लगती है जब हम कोई भी हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, यानी हमें भूख लग जाती है, क्यों, क्योंकि जितने भी हमारे पास ग्लूकोज थी वो सभी हमारी सेल्स ने एनर्जी में कन्वर्ट कर दी है, ठीक है, और हमने वो एनर्जी यूज़ कर ली है ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज, ठीक है, इसीलिए हमें और ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत होती है ताकि हमारी सेल्स उसको ब्रेक डाउन करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करवा पाएँ। यहाँ पर ये ब्लू बॉक्स दे रखा है, इसको आप रीड करेंगे। ऑन एन एवरेज एन अडल्ट ह्यूमन बींग एट रेस्ट ब्रीथ्स इन एंड आउट, यानी 1 मिनट में हम कम से कम कितनी बार ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, दैट इज 15 to 18 टाइम्स, ठीक है, विच इज मोर इम्पॉर्टेंट एट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सीटेट। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स पर मिनट, यानी ये इंक्रीज हो सकता है 15 to 18 टाइम्स से लेके 25 टाइम्स तक हो सकता है, लेकिन कब, किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन में, जब आप कोई भी हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर कोई भी अदर जैसे रनिंग आप कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाती है, 25 टाइम्स तक हो सकती है। While we exercise, not only do we breathe fast, we also take deep breaths and thus inhale more oxygen। यानी कि यही नहीं कि हमारी सेल्स को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, हम भी बहुत कोशिश करते हैं, यानी जैसे जैसे भागते हैं तो हम पूरा मतलब जितना ज़्यादा हो सकता है ज़ोर लगा के इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है। यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज मतलब एक्टिविटी दिखा रखी है। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ डू वी ब्रीथ। अब हम ब्रीथ कैसे करते हैं, यानी उसका जो पाथ है वो क्या है हमारी ब्रीदिंग का, तो उसको हम एक एग्जांपल से मतलब एक डायग्राम से समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, हमारी नसल कैविटी, ठीक है, तो सबसे पहले हम जो एयर लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, नसल कैविटी से। नसल कैविटी के बाद हमारा यहाँ से जाता है नसल पैसेज, ठीक है, एक पतली सी जो हमारी नली होती है ऊपर तक जाती है ना, जिसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो हेयर कहाँ पर होते हैं, हमारे नसल पैसेज में, ठीक है, नसल कैविटी टू नसल पैसेज। उसके बाद हमारा आ जाता है फेरिंग्स, ये जो है हमारा ये क्या है, फेरिंग्स है, ठीक है। फेरिंग्स के बाद हमारा लेरिंग्स आ जाता है, इसमें नहीं दिखा रखा है, ठीक है। फेरिंग्स के बाद हमारा लेरिंग्स आ जाता है, लेरिंग्स पर ही हमारी जो फूड पाइप है और जो हमारी ये ब्रीदिंग वाली पाइप है, दोनों क्या है, अटैच है साथ में, और यहाँ पर एक जग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। और वो एपिग्लोटिस क्या काम करता है, जब हम कुछ खाना खाते हैं तो वो बंद हो जाता है, क्योंकि वो ये प्रिवेंट करता है कि भाई हमारा जो खाना है वो हमारी सांस की नली में ना चला जाए, ठीक है, तो वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारा लेरिंग्स के पास। तो सबसे पहले हमारी क्या थी, नसल कैविटी, नसल पैसेज, उसके बाद हमारा फेरिंग्स, देन लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद हमारी आ जाती है ट्रैकी। ट्रैकी हमारी जो मेन विंड पाइप होती है, ठीक है। ट्रैकी के बाद हमारा आ जाता है यहाँ पर, ये वाली दिख रही है आपको, ये है ब्रोंकाई, और उसके बाद छोटी छोटी ये आपको दिख रही होंगी, ये है ब्रोंक्योलिस, ठीक है, ब्रोंक्योलिस। और इस ब्रोंक्योलिस के बिल्कुल टिप पे ये जो आपको ये दिख रही है ना, यहाँ पर इतनी ज़्यादा मतलब ब्रांचेस इसकी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो इसके टिप पर क्या होती है, हमारी एलोविलाइज, और वहाँ पर एलोविलाई में ही क्या होते हैं, हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, ठीक है। हमारा जो ब्लड आता है वो क्या कर लेता है, ऑक्सीजन को दे देता है लोवली को, और जो ऑक्सीजन है उसको ले लेता है, ठीक है। ओके, तो अब हम इसको रीड करेंगे, हाउ डू वी ब्रीथ। इनहेल एयर, वी इनहेल एयर, कहाँ से इनहेल करते हैं हम, अपनी नसल कैविटी से।
We inhale air, it passes through our nostril into the nasal cavity. From the nasal cavity, the air reach our lungs. lungs तो बिल्कुल लास्ट में गए थे ना हमारे, जैसे ही हमने मतलब फेरिंग्स, लेरिंग्स, उसके बाद लेरिंग्स के बाद ट्रेकिया आई, ट्रेकिया के बाद हमारी कहाँ किसका पोर्शन शुरू हो गया था, लंग्स का शुरू हो गया था। लंग्स के अंदर ही ब्रोंकियल्स, और ब्रोंकियल्स के बाद हमारी ब्रोंकियाइज, और उसके बाद हमारी आ गई एलोविलाई। ठीक है, ओके, कहाँ थे हम? From the nasal cavity, the air reach our lungs through the windpipe. Lungs are present in the chest cavity. जो chest cavity का मतलब होता है hollow space, ठीक है, यानी खाली जगह। तो जो हमारी रिब्स हैं, रिब्स के अंदर खाली स्पेस है, उस खाली स्पेस में ही हमारे क्या है, लंग्स प्रेजेंट है। This cavity is surrounded by ribs on the side, a large muscular sheet called diaphragm. अब हम diaphragm के बारे में भी पढ़ेंगे deeply. From the floor of the chest cavity, ब्रीदिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द डायफ्रेगम एंड द रिब केज। जब हम सांस लेते हैं तो इसमें किस किस की इन्वॉल्वमेंट होती है, हमारी रिब केज की और डायफ्रेगम की। एक बार इसको रीड कर लेते हैं हम, मतलब समझ लेते हैं, पहले चलते हैं। ये देखो यहाँ पर ये क्या है, हमारी डायफ्रेगम, ये एक मस्कुलर सीट होती है, ठीक है, यानी मसल्स की बनी होती है, इसमें कोई भी बोन नहीं होती। तो ये मस्कुलर सीट है, ये हमारा डायफ्रेगम है, और यहाँ पर आप देखेंगे ये ऊपर क्या है, हमारी रिब्स हैं। ये हमारी रिब केज हो गया। रिब केज के बाद नीचे ये क्या है, हमारा डायफ्रेगम है, ठीक है। ये डायफ्रेगम एक मस्कुलर सीट होती है। अब इसकी इन्वॉल्वमेंट कैसे होती है ब्रीदिंग में, जैसे ही आप सांस ले रहे हो, आप इस मोमेंट को भूल जाओ और आप सोचो कि आप एक बलून को फुला रहे हो, ठीक है। तो बलून को फुला रहे हो, इसका मतलब आप जैसे उसमें हवा भरते हो बलून में, तो उसका जो सरफेस है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है ना। क्यों इंक्रीज हो जाता है, ताकि मैक्सिमम एयर जो उसमें हम भर सकें, तो वो क्या हो जाते हैं उसमें, उसका जो सरफेस, आउटर सरफेस, वो इंक्रीज हो जाता है। अब इस डायफ्रेगम को भी आप एक उस बलून की तरह ही देखो, कि आप जैसे ही सांस इनहेल कर रहे हो, इसका मतलब अंदर जा रहा है, तो आपका जो ये डायफ्रेगम है, ये कैसा हो जाएगा, ये डायफ्रेगम कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी नीचे की तरफ फैल जाएगा, ताकि इसका ये वाला पोर्शन क्या हो जाए, एक्सटेंड हो जाए, यानी इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाए। समझ रहे हो कि मैं क्या समझा रही हूँ, कि यहाँ पर ये क्या है, हमारा डायफ्रेगम है। जैसे ही आप इनहेल करते हो, तो ये आपका डायफ्रेगम नीचे हो जाता है, और जो रिब्स हैं वो बाहर की तरफ हो जाती हैं थोड़ी सी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वो वॉल्यूम को इंक्रीज कर पा रही हूँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को इनहेल कर पाओ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका डायफ्रेगम और जो हमारी रिब केज है, उन दोनों की मूवमेंट हुई है, कब, जब आप ब्रीथ कर रहे हो, ठीक है। अब आप दूसरा इसका अपोजिट केस अगर आप देखोगे, जैसे ही आप सांस छोड़ रहे हो, तो वो क्या हो जाएंगी, आपका ये जो डायफ्रेगम है, ये क्या हो जाएगा, वापस से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब वापस से यहाँ पर आ गया, और जो रिब्स हैं वो भी अपनी इनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएंगी, यानी अंदर की तरफ आ जाएंगी इस बार, ठीक है। और पहले कब कहाँ गई थी, बाहर की तरफ हो गई थी, तो ताकि थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज हो पाए। तो अभी ये क्या होगी, हमारी रिब केज अंदर की तरफ हो गई है, ठीक है, यानी अपनी जो इनकी एक्चुअल पोजीशन थी, ये वहीं पर आ गए हैं। तो अब देखो, इसका जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। फर्स्ट टाइम जब हमने सांस ली थी तो वो इंक्रीज कर दिया था उसने, ठीक है। तो अब वॉल्यूम के केस देखो, आप जो आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे, जब आप इनहेल करते हो तो आपकी जो रिब्स हैं उसकी मूवमेंट कैसी होती है, आउटवर्ड होती है, और जो हमारा डायफ्रेगम है वो भी आउटवर्ड होता है, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज हो सके, ठीक है। और जब आप एक्सहेल करते हो, यानी सांस को बाहर छोड़ते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हो, तो क्या होती है, आपकी जो रिब्स हैं वो इनवर्ड डायरेक्शन में आ जाती हैं, और जो डायफ्रेगम है वो डाउन, उसमें अपवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो, ये वाला तो अपवर्ड हो गया, और ये वाला क्या था, हमारा डाउनवर्ड, यानी नीचे की तरफ गया था पहले तो डायफ्रेगम, और अब कहाँ गया है, इनवर्ड, यानी कि अपवर्ड, इधर आ गया है, ठीक है। तो उससे इसका वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। अब आप इस चीज़ को बलून से भी रिलेट कर सकते हो। जब आप बलून की हवा निकालते हो तो उसका सरफेस क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, यानी कम हो जाता है, ठीक है। ओके, अब आप इसको रीड करेंगे, देखो इसमें किसकी मूवमेंट हुई है, अब आप खुद भी रिलेट कर सकते हो। इसमें जो हमारी रिब्स केज है और जो हमारा डायफ्रेगम, उन दोनों की ही इन्वॉल्वमेंट हुई है। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव्स अप, ड्यूरिंग इनहेलेशन जो रिब्स हैं वो क्या हो जाती हैं, मूव्स अप, यानी कि बाहर की तरफ खुल जाती हैं, एंड आउटवर्ड्स, वही बात है, मतलब बाहर की तरफ खुल जाती है। और डायग्राम जो डायफ्रेगम है वो क्या होता है हमारा, मूव्स डाउन, यानी नीचे की तरफ चला जाता है, नीचे की तरफ, समझ पा रहे हो, ताकि वो उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर सके, ठीक है। दिस मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन अवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रशेज इनटू द लंग्स, यानी एयर अच्छे से क्या कर जाती है, भर जाती है लंग्स में, ठीक है।
द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। अब यहाँ पर आपके ना 2 पॉइंट हैं, ठीक है, आप इन दोनों को ही देखोगे, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन और ड्यूरिंग इनहेलेशन, दोनों की आपको ये मूवमेंट बहुत अच्छे से रिमेंबर होनी चाहिए, ठीक है। रिब्स मूव्स डाउन, इसका अपोजिट आप एक याद कर लोगे या फिर तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली करोगे और प्रैक्टिकली सोचोगे, ठीक है। अब भी आप ट्राई कर सकते हो, जैसे ही आप सांस ले रहे हो तो आपका जो डायफ्रागम वो डाउनवर्ड जा रहा है ताकि उसका सरफेस बढ़ जाए, ठीक है, और जो हमारी रिब्स हैं वो आउटवर्ड। सेम अगर आप एक्सहेल करोगे तो हमारा जो डायफ्रागम है वो क्या हो जाएगा, अपवर्ड आ जाएगा, यानी ऊपर की तरफ आ जाएगा जहाँ पर पहले था। और क्या हो जाएगा, जो हमारी चेस्ट कैविटी है यानी जो हमारी रिब्स हैं वो क्या हो जाएंगी, हमारी इनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएंगी, यानी वापस से वहीं पे आ जाएंगी, जिससे हमारी चेस्ट कैविटी है वो कम हो जाएगी, एज यूजुअल हो जाएगी जो पहले थी। रिब्स मूव्स डाउन एंड इनवर्ड, यानी अंदर की तरफ आ जाएंगी, वाइल जो डायफ्रागम है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा टू इट्स फॉर्मर पोजीशन, यानी जो इसकी पहले पोजीशन थी वो उसी पे आ जाएगा। ये क्या करता है, दिस रिड्यूस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड एयर इज पुशेस आउट, और एयर क्या हो जाती है, पुश होके बाहर आ जाती है, ठीक है। दोबारा से ट्रैके को फॉलो करते हुए हमारे लेयरिंग्स, देन फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद हमारी नसल कैविटी, और देन नोस्ट्रियल के थ्रू बाहर आ जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये मैकेनिज्म समझ में आया हो। ओके, नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पर आपको डायफ्रागम की वही रिएक्शन ही दिखा रखी है कि डायफ्रागम के क्या क्या हमारा मैकेनिज्म रहेगा ब्रीदिंग का। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट डू वी ब्रीद आउट, हम क्या बाहर करते हैं, यानी ब्रीद आउट में क्या निकालते हैं हम। तो आप सबको पता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करते हैं। ब्रीद फॉर बेटर लाइफ, आप इसको रीड करेंगे। रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स, यानी प्राणायाम करने से क्या होती है, हमारी जो लंग्स है उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है टू टेक इन मोर एयर, दस मोर ऑक्सीजन कैन बी सप्लाइड टू द बॉडी सेल्स रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ मोर एनर्जी, ठीक है। तो प्राणायाम करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर इस ब्लू बॉक्स की, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर, यानी हम किस रेशियो में इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और किस रेशियो में बाहर करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, ठीक है, इनहेल एयर और एक्सहेल एयर। यहाँ पर हमारा इनहेल एयर में हम ऑक्सीजन कितनी लेते हैं, 21% ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, लंग्स को दिया हमने, ठीक है। यहाँ पर हम एक्सहेल कितना करते हैं, 16.4% ऑक्सीजन, यानी हमने ली कितनी है 21% और छोड़ कितनी दी वापस 16.4%, यानी आप इसको लगा सकते हो 16.5 भी लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, हमने ली थी 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड और हमने एक्सहेल कितनी की है 4.4%, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा है ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स, यानी कुछ एनिमल्स के बारे में, जैसे हमारे आर्थ्रोपोडा हो गए, ठीक है, इनमें हम कैसे ब्रीदिंग करते हैं। एनिमल्स सच एज एलिफेंट, लायंस, काउस, फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड्स हैव लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटी, यानी ये तो मैमल्स हमारे तरह ही हैं, इनके पास क्या है, चेस्ट कैविटी में लंग्स होते हैं और लंग्स के थ्रू ही क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। नाउ बात करते हैं हम कि अदर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉकरोच की। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉकरोच की। कॉकरोच कैसे ब्रीथ करता है, कॉकरोच हैज स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी, अदर इंसेक्ट ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग, यानी इनकी जो बॉडी होती है उसके साइड में क्या होती है, देखो यहाँ पर ये क्या है, हमारे ओपनिंग दे रखी है यहाँ पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकी बोलते हैं। ट्रैकी हमारी जो ब्रीदिंग सिस्टम है उसमें भी था ना, यानी कि विंड पाइप जिसको हम बोल रहे हैं, फेरिंग्स और लैरिंग्स के बाद एयर कहाँ जा रही थी, ट्रैकिया में जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इनकी स्मॉल ओपनिंग है, यहाँ पर इस साइड आप देख पाओगे, यहाँ इनकी साइड में क्या होती है, ओपनिंग होती है, ठीक है। इन ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, स्पार्कल्स बोलते हैं। ये वर्ड आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इंसेक्ट हैव ए नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकियाई फॉर गैस एक्सचेंजेस, ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रू स्पार्कल्स इनटू द ट्रैकियाई ट्यूब, यानी इस ट्रैकियाई ट्यूब के थ्रू क्या होती है, एक्सचेंज होती हैं, ठीक है। स्पार्कल्स
वो काम करते हैं जो हमारी एलोवेलाई करती हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करने में, ठीक है। कॉकरोच के बाद हम बात करते हैं अर्थवर्म की। अर्थवर्म आपको पता है वो अपनी स्किन से क्या करता है, रेस्पायर करता है, ठीक है। तो स्किन से करेगा तो स्किन से ही क्या हो जाएगा वो, मतलब गैसेस का एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्रॉग्स की। फ्रॉग्स हैव ए पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स। जो फ्रॉग में एडल्ट होते हैं ना, वो यूज़ करते हैं लंग्स का, और जो इनके यंग वंस होते हैं यानी बेबी होते हैं वो क्या काम करते हैं, मतलब किसके थ्रू रिस्पायर करते हैं, वो करते हैं गिल्स के थ्रू। दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन विच इज़ मॉइस्ट एंड स्लिपरी, यानी बहुत ज़्यादा मॉइस्ट मतलब कि जिसमें वाटर प्रेजेंट हो, ठीक है, वेट टाइप में, ठीक है, स्लिपरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रीदिंग अंडर वाटर। अंडर वाटर ब्रीदिंग यानी कि अब ब्रीदिंग में हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं। तो वाटर के अंदर आपको पता है जो वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन होती है, तो जो वाटर एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसी डिजोल्व ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ठीक है। तो वाटर में जो भी एनिमल होते हैं जैसे फिश होती है उसमें क्या होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। गिल्स की थ्रू से हेल्प से वो क्या करती है, अपनी गैसेस का एक्सचेंज कर लेती है, यानी वो जो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको इनहेल कर लेती है। ये इसके गिल्स दिखा रखे हैं फिश के। नेक्स्ट वन इज डू प्लांट ऑल्सो रेस्पायर। क्या जो पौधे होते हैं वो भी रेस्पायर करते हैं? ऑफ कोर्स करते हैं, ठीक है। प्लांट ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इट्स ऑक्सीजन, यानी प्लांट्स के हर एक पार्ट, अलग अलग पार्ट क्या कर सकता है, अपनी अपनी ऑक्सीजन यानी कि अपनी अपनी गैसेस का एक्सचेंज कर सकता है एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये रूट का फंक्शन दिखा रखा है यहाँ पर, जो जहाँ पर रूट होती है हमारी, ये क्या हमारे रूट हेयर्स हैं, ठीक है। उसके बाद है सॉइल पार्टिकल्स दे रखे हैं, एयर स्पेस है, यानी कि रूट्स के थ्रू भी क्या हो जाते हैं, जैसे हमें पता है, हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा है कि जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो क्या काम करती हैं। एक तो फर्स्ट काम उनका प्राइमरी पर्पस क्या है कि जो वाटर और मिनरल्स हैं वो क्या करना है, लीव्स तक पहुंचाना है ताकि वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस टेक प्लेस कर सकें, ठीक है। और सेकंड ये इसको स्टेबल करके रखते हैं, और वो जो रेस्पायर करती हैं रूट्स वो भी कहाँ से करती हैं, जो सोइल में डिजोल्व ऑक्सीजन है उसी को क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, यानी वहाँ से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। बाकी तो जो प्लांट्स होते हैं उनके हर एक पार्ट क्या कर सकते हैं, अपना अपना रेस्पायर कर सकते हैं, यानी अपनी अपनी गैस एक्सचेंजेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज फिनिश। सो दिस वाज द ऑल अबाउट द चैप्टर 10, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके कीवर्ड्स की, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सा होता है, आपको पता है, जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े दैट इज एरोबिक, और जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग रेट क्या होती है हमारी, 1 मिनट में हम कितनी बार इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, उस पूरे साइकिल, एक साइकिल कितना होता है हमारा, इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन को हम एक ब्रीथ बोलते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट में हम कितनी बार ब्रीथ कर पाए उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग रेट। उसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन कौन सा होता है, जब हमारी सेल्स ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। डायफ्रागम एक मस्कुलर सीट होती है जो कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसके नीचे प्रेजेंट होती है, यानी हमारे लंग्स के नीचे प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये हमारी जो ब्रीदिंग है उसमें मेन रोल प्ले करती है। एक्सहेलेशन क्या होती है, एक्सहेलेशन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन बोलते हैं। गिल्स एक रेस्पायर ऑर्गन है, कहाँ पर, जो वाटर एनिमल्स हैं उनके पास। उसके बाद है लंग्स। लंग्स क्या होते हैं, हमारा रेस्पिरेटरी यानी कि ब्रीदिंग में जो भी हेल्प करता है, जो ऑर्गन है हमारा मेन, उसको हम क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। इनहेलेशन वो प्रोसेस होती है जिसके हेल्प से हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। स्पार्कल्स क्या होती हैं, स्मॉल ओपनिंग थी कहाँ पर, कॉकरोच के पास, जिससे वो क्या कर सकता है, अपनी गैसेज का एक्सचेंज कर सकता है, जस्ट लाइक एज एलोवेलाई, ठीक है। ट्रैकी एक विंड पाइप के थ्रू, मतलब जैसे हमारे पास ट्रैकिया है वैसे उनके पास भी है, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, गैसेस को, यानी स्पाइकल से गैस कहाँ पर आती है, हमारी ट्रैकियाई, और ट्रैकियाई से बाहर आ जाती है आउटर एनवायरनमेंट में। रिब्स क्या होती हैं, हमारा रिब एक केज लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें 24 रिब्स होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रिब्स बोलते हैं, ठीक है। दिस इज आवर समरी, आप इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 10 दैट इज रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। आई होप कि आपको चैप्टर क्लियर हुआ होगा।
क्लास अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल।